charged particle in magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल दो तरीके से एंटर कर सकता है. Charged particle can enter a magnetic field region in basically three ways. तो पहला तरीका हो जाएगा, it can enter parallel to magnetic field या फिर एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा तरीका हो जाएगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. और तीसरा तरीका हो जाएगा ओब्लिक एट एनी एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड. तो ये तीन तरीके से सिचुएशन जनरेट हो सकती है. तो हम लोग यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे. वी कैन से व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल enters a region of magnetic field, it experiences a force which is सबसे फर्स्ट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैं बी से डिनोट कर रहा हूं. मैग्नेटिक फोर्स is directly proportional to charge, that is the charge on the particle. Fb is directly proportional to the magnetic field, that is magnitude of B field, and Fb is directly proportional to V sin theta, that is component of velocity perpendicular to magnetic field. और इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो वी विल गेट एफ बी is directly proportional to q vb sin theta, and this force is called Lorentz magnetic force. Removing the sign of proportionality, we will get fb is equal to, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लूंगा तो q v क्रॉस b, और अगर मैं स्केलर फॉर्म में लूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो दिस इज बेसिकली लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स.
ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म है और नीचे वाला स्केलर फॉर्म है। तो हम तीनों केस देखेंगे। तो फर्स्ट केस में मैं देखता हूं केस वन। केस वन बोल रहा है व्हेन इट एंटर्स पैरेलल वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, इन दोनों का मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 180। दैट एम्प्लाइज एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 या फिर क्यू वी बी साइन 180। और दोनों ही केस में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 80 की 180 की वैल्यू भी 0 होती है। दैट मीन्स एफ बी इज इक्वल टू 0। इस केस में हमको कोई भी लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स नहीं मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं, यहां पर मैं कंक्लूड कर सकता हूं इस चीज को। तो मैं कंक्लूड करके लिख सकता हूं एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन और opposite to the direction of magnetic field will not experience any force। उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो दैट इज द फर्स्ट केस। मेरे ख्याल से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जस्ट रेज योर हैंड। नाउ सेकंड केस हम डील करते हैं, केस टू। फर्स्ट केस था velocity is parallel or anti-parallel to the magnetic field, and second case is that velocity is perpendicular to magnetic field 90 डिग्री पे जब जाएगी। तो लेट्स सी, मैं इमेजिन करता हूं देयर इज अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैं आउटवर्ड भी ले सकता था। ये डिनोट कर रहे हैं क्रॉसेस दैट बी इज इनवर्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, हम यहां पर ये भूल गए बताना कि वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्शन दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे हम निकालने के लिए, या फिर स्क्रू रूल यूज करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। तो इसमें अगर कोई भी पार्टिकल एंटर करेगा, लेट्स से एक पार्टिकल है वो यहां से एंटर करता है और उसकी वेलोसिटी है v। तो ये पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इस पे एक फोर्स लगेगी जो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
तो इस पे फोर्स लगेगी, मैं सपोज से इस तरीके से ले लेता हूं, यहां आगे ले लेता हूं इसको कि पार्टिकल यहां पर है और v वेलोसिटी इस तरफ है इसकी, तो इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इस तरफ, देन थंब जो कि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, यहां पर मैं इस पॉइंट पे लिख रहा हूं F इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो क्या होगा, हमने 9th क्लास में भी इस बात को पढ़ा है और 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ V विल चेंज। सर्कुलर मोशन का केस हो जाएगा काइंड ऑफ अ सर्कुलर मोशन। तो ये पार्टिकल अपने पाथ से रोटेट होगा और ये रोटेट होके इसका ओवरऑल पाथ जो आएगा वो ऐसे सर्कुलर पाथ बन जाएगा, जिसका सेंटर यहां पर है, इट विल गो इनटू अ सर्कुलर पाथ। अभी देखते हैं कैसे सर्कुलर पाथ मैंने इसको बोल दिया, मैं पहले बना दे रहा हूं पाथ। इट विल अंडरगो अ सर्कुलर पाथ हुज सेंटर इज इन दिस डायरेक्शन। जैसे ही पार्टिकल यहां से मुड़ा, सपोज से पार्टिकल इस जगह पे है, मुड़ा, मुड़ के पार्टिकल इस जगह पे आया, तो अगेन वेलोसिटी इस तरफ होगी, और फिर इस केस में भी अगेन फोर्स इस तरफ होगी, तो फोर्स अभी भी वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री बना रही है। पार्टिकल फिर थोड़ा सा घूमा और मान लेती हैं यहां आ गया, तब वेलोसिटी इस तरफ होगी, एंड अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स सेंटर की तरफ ही रहेगी। पार्टिकल अगर इस जगह पहुंच जाए तो वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, और तब भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स इस तरफ ही होगी, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री ही रहेगा। पार्टिकल यहां आ जाए तब भी वेलोसिटी इस तरफ रहेगी, और फोर्स अगेन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो in overall situation we will say that force will always be perpendicular to the velocity and particle will undergo circular motion because force, magnetic Lorentz magnetic force is always perpendicular to the velocity. Force is always perpendicular to the velocity, तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। अगर मैं इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूं, लेट आर बी द रेडियस, देन मैं लिख सकता हूं फोर्स विल बी इक्वल टू एफ विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू चार्ज है, क्यू वी बी साइन 90 दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी, और ये क्यू वी बी विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट मीन्स मास ऑफ द पार्टिकल एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू क्यू वी बी। एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो मैं इसको यहां से अगर रेडियस निकालूंगा तो आर विल बी इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो पार्टिकल विल अंडरगो सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी। इस मेथड को बहुत जगह पर हम यूज करते हैं, हम लोगों को इस चीज को एक मैं नोट करके लिख देता हूं।
जैसे हमको दो आइसोटोप्स को सेपरेट करना है. इफ वी हैव टू सेपरेट टू आइसोटोप्स, दोनों आइसोटोप्स को केमिकली कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते. वी कैन नेवर सेपरेट देम केमिकली, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है. क्यों? इसलिए सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. सेम एटॉमिक नंबर, that implies same chemical properties. लेकिन आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है. मास इज डिफरेंट ऑफ आइसोटोप्स. तो रेडियस जो है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, अगर मैं सारे आइसोटोप्स को सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च करूं, देन R will be directly proportional to m by q. That is charge to mass ratio के directly proportional होगा रेडियस. तो सपोज से मैंने यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 अगर मैंने लॉन्च किया, तो अगर मैं बहुत सारा बंच ऑफ यूरेनियम थ्रो कर रहा हूं इसमें, सपोज से v वेलोसिटी से, इसमें मिक्सचर है यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, दोनों का मिक्सचर है. तो जिसका मास नंबर ज्यादा है, चार्ज तो दोनों पे सेम है, जिसका मास नंबर ज्यादा है उसका रेडियस बड़ा होगा. तो ये पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, एक बड़ा सर्कल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड में और एक छोटा सर्कल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड में. तो बड़ा सर्कल बनाने वाला कौन सा होगा? बड़ा सर्कल बनाने वाला होगा यूरेनियम 238 और छोटा सर्कल बनाने वाला होगा यूरेनियम 235. तो हम इनको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम. किसी को इस बात में कोई प्रॉब्लम? हाँ विशाल बताओ. यहां पे सर्कुलर मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल और फोर्स लगेगी QVB. अभी हमने लॉरेंस फोर्स पढ़ी थी. और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो इस उंगली में और इसके बीच में 90 डिग्री है, तो साइन 90. तो फोर्स हो गई QVB और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है. तो यहां से हमने रेडियस निकाल लिया, रेडियस हो गया mv/qb. तो कोई भी पार्टिकल जब हम लॉन्च करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो वो एक सर्कुलर मोशन शो करेगा और उस सर्कल का रेडियस हो जाएगा mv/qb. क्लियर है? तो हम इस तरीके से आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं. यहां पर एक छोटी सी चीज है जो मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं. या फिर रहने दो, थोड़ा टॉपिक से हमारा हट जाएंगे. मैं तुमको ये बोल दे रहा हूं, इसको एक बार घर पे सोच के देखना क्या सिचुएशन होती है. मैं दो केसेस बता रहा हूं, A और B. ये दोनों केसेस पे तुमको वर्कआउट करना है. ये एक लाइन है, ये बाउंड्री है. ये बाउंड्री के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, इनवर्ड. और मैं दो चार्ज पार्टिकल्स को इसमें थ्रो कर रहा हूं. पहला चार्ज पार्टिकल मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं, इस तरीके से वो एंटर कर रहा है इसमें v वेलोसिटी से. दूसरा पार्टिकल मैं इस तरीके से थ्रो कर देता हूं
इस तरीके से एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, और तीसरा पार्टिकल हमारा सपोज से इस तरीके से थ्रो कर देता हूं मैं v वेलोसिटी से। इन तीनों केस में मोशन किस तरीके का होगा ये तुम लोगों को सोचना है, ठीक है। तो एक केस में a, ये वाला b ले लेता हूं मैं, और ये वाला केस में c ले लेता हूं, a b c। एक केस में वेलोसिटी ऐसे, दूसरे केस में वेलोसिटी ऐसे, और तीसरे केस में वेलोसिटी इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम इसको होमवर्क की तरह समझो, बस गो थ्रू करना है। अब हम थर्ड वाले केस पे चलते हैं। पहला केस हो गया जब पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, जब परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन करेगा जिसमें रेडियस हमको पता लग जाएगा। अगर ओब्लिक एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के तब क्या हो रहा है। तो थर्ड केस इज वेलोसिटी इज oblique making angle theta with magnetic field। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सपोज से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये वाली जेड एक्सिस ले लेता हूं मैं, दिस इज जेड एक्सिस। और एक्स वाई प्लेन में मैं चार्ज पार्टिकल को लॉन्च कर देता हूं। तो यहां मेरा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और एक्स वाई प्लेन में लॉन्च कर रहा हूं मैं, ये एक्स वाई प्लेन है। इस प्लेन में मैं लॉन्च कर रहा हूं और इसकी वेलोसिटी है, लेट्स से मैं ले लेता हूं इसको v वेलोसिटी से मैं लॉन्च कर रहा हूं। ये वेलोसिटी है v और ये एंगल है थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड में ले लेता हूं एक्स एक्सिस की तरफ। मैं मान लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ही है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल से डिनोट करूंगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा। और ऊपर वाला कंपोनेंट जो होगा ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट, और ये हो जाएगा v sin थीटा। तो मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए। अब हम फाइनल डिस्कशन कर सकते हैं, दोनों केसेस को देखेंगे। सिंस मोशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड experience no force, so there will be no force along x-axis in the direction of मैग्नेटिक फील्ड। इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, इस तरफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। इस तरफ में कोई फोर्स नहीं है क्योंकि ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और पैरेलल वाले केस में हमने पहले केस में देखा था कि कोई भी फोर्स नहीं लगती है। और सेकंड कंपोनेंट, सिंस देयर इज मोशन v परपेंडिकुलर
of charge Q perpendicular to magnetic field, so V perpendicular component of velocity will contribute to Lorentz magnetic force. और फोर्स कितनी लगेगी? एफ बी किसकी वजह से? ड्यू टू वी परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज क्यू, वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर बी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है साइन फाई, मैं बोलूंगा वेयर फाई इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी परपेंडिकुलर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो साइन फाई की वैल्यू इस केस में कितनी होगी? 90, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दैट एम्प्लाइज मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर बी साइन 90, and that implies Lorentz magnetic force FB due to V perpendicular is equal to Q, और V perpendicular की वैल्यू कितनी है हमारी? V sin थीटा, तो Q V B sin थीटा। ये फोर्स एक्ट करेगी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसकी डायरेक्शन गिवन बाई, डायरेक्शन इज गिवन बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूं, एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, सपोज से एक्स एक्सिस इस तरफ है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, पेपर से आउटवर्ड ऐसे बाहर आ रही है एक्स एक्सिस आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर, और वाई एक्सिस इस तरफ है, और जेड एक्सिस ये रही। दिस इज जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आउटवर्ड है। ठीक है, अब ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है, इसका वी पैरेलल वाला कंपोनेंट से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ है, मतलब वेलोसिटी पार्टिकल की जो है वेलोसिटी दैट इज अपवर्ड, ये है हमारी वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर, इस पे फोर्स लगेगी किस तरफ? इस पे फोर्स लगेगी पार्टिकल पे इस तरफ, एफ। और जब ये इस फोर्स की वजह से ऐसे घूमेगा, तो इस पे जब ये यहां आएगा पार्टिकल, तो इस पे फिर फोर्स लगेगी, और ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये इस टाइप का मोशन शो करेगा। ये फोर्स यहां पर इधर, यहां पर वेलोसिटी इधर, फिर फोर्स इधर, मतलब मैंने आगे बना दिया, इस तरीके का सर्कुलर मोशन शो करेगा। इस जगह पर वेलोसिटी इधर, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा? इसका मोशन हो जाएगा सर्कुलर। इस जगह पर वेलोसिटी इधर, इस जगह पर वेलोसिटी इधर, इस जगह पर वेलोसिटी इधर, और इस जगह पर वेलोसिटी इधर, और फोर्स सभी जगह पे सेंटर की तरफ होगी।
लेकिन जितनी देर में ये घूम के आएगा, यहां से लौट के यहां आएगा, तो इसका ओवरऑल मोशन अगर हम देखें 3 डायमेंशन में, तो मोशन कुछ इस तरीके का होगा। ये वाई एक्सिस ले लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस ले लेता हूं, और ये जेड एक्सिस ले लिया मैंने। और पार्टिकल मूव करेगा तो इसका मोशन बाउंडेड होगा, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, इस तरीके का मोशन शो करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी इस तरफ है, और पार्टिकल अपना मोशन शो कर रहा है, तो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इस तरीके से घूमा, फिर डॉटेड, फिर ये आगे आया, फिर ऐसे घुमा कौन रहा है इसको, इसको घुमा रहा है वी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और आगे कौन ले जा रहा है, आगे ले जा रहा है वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वी परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, और वी पैरेलल दैट इज वी कॉस थीटा is responsible for motion along मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ में मोशन देने वाला कौन है, बी वी कॉस थीटा। तो दोनों कंपोनेंट यहां पे काम कर रहे हैं, वी साइन थीटा तो इसको घुमाने का काम कर रहा है वी परपेंडिकुलर, और आगे की तरफ मोशन देने का काम कर रहा है हमारा वी पैरेलल दैट इज वी कॉस थीटा। तो पार्टिकल यहां से सपोज शुरू हुआ, इस जगह से, पॉइंट ए से पूरा घूमा, जितनी देर में ये घूम रहा है उतनी देर में वी कॉस थीटा इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, और घूम के ये यहां लौट के आया बी पॉइंट पे, तो ए टू बी कंप्लीट रोटेशन होगा, वन रोटेशन इज ए टू बी, ए से बी तक जो हुआ वो वन रोटेशन हुआ, और उतनी देर में जो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं, इस डिस्टेंस को पिच बोलेंगे। तो मैं बोल सकता हूं while v perpendicular is giving rotational motion, and during the time the particle completes one rotation,
During the time the particle completes one rotation, V parallel is dragging the particle in the direction of magnetic field, and distance moved by the particle along magnetic field during the time of one rotation is called pitch. इसको हम लोग पिच बोलेंगे. तो पहले हम देखते हैं टाइम फॉर कंप्लीट रोटेशन. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ वन रोटेशन. टी से डिनोट करता हूं और टी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 2 पाई कैपिटल आर, जो उसका रेडियस है सर्कल का. और स्पीड कितनी है उसकी? स्पीड है v साइन थीटा. ठीक है, इस जगह पर कैपिटल आर रेडियस में ये घूम रहा है और स्पीड कितनी है? v परपेंडिकुलर वाली, दैट इज v साइन थीटा. v साइन थीटा की स्पीड से घूम रहा है. तो टाइम लगेगा डिस्टेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v साइन थीटा. और r की वैल्यू पता है, वी नो r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. इसकी वैल्यू इसमें पुट करें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2 पाई टाइम इज इक्वल टू 2 पाई एम वी अपॉन क्यू बी वी साइन थीटा. दैट इम्प्लाइज टाइम फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम क्या होगा? v से v कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी साइन थीटा. ये हो जाएगा टाइम. तो इस टाइम में वो एक कंप्लीट रोटेशन करेगा. t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी साइन थीटा. नोट करना है हमें, नोट t इज इंडिपेंडेंट ऑफ v. वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी नहीं है, कितनी भी तेजी से घूमे या स्लो घूमे. t इज इंडिपेंडेंट ऑफ v, दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी नहीं है. और इस टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज पिच. मैं लिख सकता हूं पिच will be equal to velocity which is parallel multiplied by the time of revolution. टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन की वैल्यू यहां से डालता हूं मैं, और v पैरेलल की वैल्यू हमको पता है, बिकॉज v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा. दैट इंप्लाइज, ये हमको पता है v पैरेलल इज v cos थीटा. तो पिच विल बी इक्वल टू v cos थीटा इनटू t की जगह 2 पाई m अपॉन क्यू बी साइन थीटा. ठीक है, दैट इंप्लाइज pitch will be equal to 2 pi mv cos theta upon qb sin theta. अगर मैं cos theta को नीचे ले आऊं तो tan theta बन जाएगा.
एक मिनट रुकना। रेडियस आ रहा है इस वाले केस में। रेडियस हमने क्या लिया है? रेडियस हमने लिया है 2 पाई एम, सॉरी, रेडियस हो जाएगा एम वी। यहाँ पे रेडियस थोड़ा गड़बड़ ले लिया। रेडियस आएगा एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, क्योंकि वेलोसिटी वी साइन थीटा लेंगे ना हम, तो इसलिए 2 पाई ये 2 mv साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा नहीं रहेगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे 2 पाई एम अपॉन क्यू बी रह जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे 2 पाई एम अपॉन क्यू बी रह जाएगा। दैट मीन्स पिच विल बी इक्वल टू 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू। ये हमारा पिच का फॉर्मूला आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज कौन कौन से हो गए? एक तो टाइम का हो गया, रेडियस का हो गया। रेडियस का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ले रहा हूं मैं, इस जगह पर इसको बोल्ड कर दे रहा हूं। R विल बी इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। एक रेडियस का फॉर्मूला हो गया, किस रेडियस में घूमेगा। एक टाइम का फॉर्मूला हो गया, टाइम ऑफ रोटेशन थीटा पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। और तीसरा पिच का फॉर्मूला हो गया कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नाउ यू कैन थ्रो योर डाउट्स। जिसको जो जो डाउट है एक बार पूछ लो। अभिषेक, पिच वाला देखो, पिच वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? पिच वाला पॉइंट बोल रहा है कि जितनी देर में ये घूम के, प्रोजेक्टाइल वाला मोशन याद करो, ये एक बार घूमेगा पूरा, जितनी देर में ये घूम रहा है तो वी साइन थीटा तो इसको घुमा रहा है, लेकिन साथ के साथ में वी कॉस थीटा इसको आगे की तरफ भी तो धक्का दे रहा है, क्योंकि इस तरफ भी तो वेलोसिटी है उसकी, इस तरफ वी कॉस थीटा है। तो ये वेलोसिटी उसको आगे की तरफ घसीट रही है, और ये वाली जो वेलोसिटी है ये इसको गोल घुमा रही है। तो जितनी देर में ये एक कंप्लीट रोटेशन दिलवा पाएगा इसको, उतनी देर में वी कॉस थीटा इसको यहां से यहां ले आएगी खींच के। तो ये जो दूरी है जो ये कवर कर रहा है इस टाइम में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, इसको हम लोग पिच बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पिच। और ये सब जगह सेम होगी, क्योंकि घूमने का टाइम तो सब जगह सेम होगा। यहां से यहां आने में भी उतना ही टाइम लगेगा इसको, फिर यहां से यहां आने में उतना ही टाइम लगेगा, यहां से यहां आने में, तो बराबर बराबर टाइम लगेगा। और उस दौरान वी कॉस थीटा इसको आगे लेकर जाएगा। तो इसलिए हमने पिच निकाली है। देखो, पिच निकाली है हमने, वी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया एक बार घूमने के टाइम से। एक बार घूमने का टाइम है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी से। तो हमको पिच कितनी मिल गई? 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। क्लियर है? बबीता, खुशी, कृष्णाश्री, राधिका, सौरभ, व्योम, व्योम, विशाल,
विशाल, विशाल, ठीक है। अब हम लोग हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देख लिया इन मैग्नेटिक फील्ड। तीन केस देख लिए, पैरेलल जाएगा, एंटी पैरेलल जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा या ओब्लिक जाएगा। जब पैरेलल एंटी पैरेलल जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स काम ही नहीं करेगी, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। जब परपेंडिकुलर जाएगा तो वो सर्कुलर मोशन में चला जाएगा, उसका रेडियस होगा mv अपॉन क्यूबी। और जब वो ओब्लिक जाएगा तो वो हेलिकल पाथ में जाएगा। इस पाथ को हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ में जाएगा और हेलिकल पाथ में हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और हम पिच निकाल सकते हैं। अब अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन करता हूं जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। एक मशीन है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। इसको जनरली हम कैसे करते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर को, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना, एक डिवाइस है सिंपली हमारे पास, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ही पार्टिकल्स निकलें। इधर से पार्टिकल इन होंगे और बहुत सारे पार्टिकल सपोज से यहां से इन हो रहे हैं, और इस जगह पे इसके मिडिल वाले एरिया में मैंने दो प्लेट्स ले ली। एक प्लेट को कैपेसिटर ले लिया एक तरीके से मानो, तो एक प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया और एक प्लेट को मैंने नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो गई, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऊपर से नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस तरफ, ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस रीजन में इनवर्ड ले ली। मैंने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मान ली। मैग्नेटिक फील्ड में ले लेता हूं इनवर्ड। तो B मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ। अब अगर कोई भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, वो अलग अलग वेलोसिटी के हैं, v1 v2 v3 x y z, बहुत सारी वेलोसिटी के हैं, और एक पार्टिकल है वो यहां से सीधा निकल रहा है अनडिफ्लेक्टेड।
बाकी सारे पार्टिकल या तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे या नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, वो इस पे टकरा जाएंगे प्लेट पे, या वो इधर टकरा जाएंगे प्लेट पे। तो कौन से पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड में बी लेता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड में ई लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल मान लो यहां पे मिडिल में है, इस जगह पर पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी है इस तरफ v। तो इसी डायग्राम को देख रहा हूं मैं, पार्टिकल इस तरफ है, उसकी वेलोसिटी है v, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू, इसका चार्ज अगर q है तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी q e, नीचे फोर्स लगाएगी। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं लगाऊं तो वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, इस तरफ लगेगी लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी। और अगर ये पार्टिकल सीधा जाएगा तो कंडीशन होगी फॉर दिस पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू टू गो अनडिफ्लेक्टेड, एफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ई। जब दोनों फोर्स बराबर होंगी तो ये ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, दैट इंप्लाइज क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इंप्लाइज v इज इक्वल टू e बाई b। v इज इक्वल टू e बाई b। तो मैं बोल सकता हूं सिंपली, ओनली दोज पार्टिकल्स आर selected to emerge out of velocity selector। इधर से कौन से पार्टिकल्स निकलेंगे? सिर्फ वो वाले पार्टिकल्स निकलेंगे, they are only allowed to emerge out of velocity selector whose velocity is equal to ratio of electric field to magnetic field। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं, एग्जांपल में ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज से 2 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड है सपोज से 4 इंटू 10⁻6 टेस्ला। तो अगर मैं इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हूं और इतनी मैग्नेटिक फील्ड हूं वेलोसिटी सेलेक्टर में, तो कौन से पार्टिकल्स निकलेंगे, उनका वेलोसिटी कौन सी निकलेंगे? वो पार्टिकल निकलेंगे जिनकी वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁶, मतलब 1/2 इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 0.5 इंटू 10⁻², दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे जो पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ दीज पार्टिकल्स आर अलाउड टू इमर्ज, अलाउड थ्रू वेलोसिटी सेलेक्टर। बात क्लियर है सबको?
या किसी को कोई डाउट? इस डिवाइस को हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। किसी को कोई डाउट? नो सर। अभिषेक क्लियर है? बबीता? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने बहुत सारे पार्टिकल्स डाले, सबकी स्पीड अलग अलग है, लेकिन सिर्फ बाहर वो वाले पार्टिकल आएंगे जिनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होगी। देखना, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पर है मिडिल में, इसमें से क्रॉस कर रहा है, तो इस पे दो फोर्स लगेंगी। इलेक्ट्रिक फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगी क्योंकि ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको नीचे धक्का देगी। और मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ ऐसे, तो अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितनी लगेगी, QVB, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी QE। ये पार्टिकल सीधा निकल जाए यहां से, वो तभी हो सकता है जब QVB और QE इक्वल हो। अगर QVB ज्यादा होगा तो ये ऊपर मुड़ जाएगा, अगर QE ज्यादा होगा तो ये नीचे बेंड हो जाएगा, और ये यहां से अलाउड नहीं होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर में से बाहर नहीं निकलेगा। बाहर सिर्फ वो वाले निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, सिर्फ वो वाला बाहर निकलेगा जिसमें QVB QE के इक्वल हो। तो QVB इज इक्वल टू QE, Q से Q गया तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/B। मतलब सिर्फ वो, ओनली दोज पार्टिकल्स आर सेलेक्टेड टू इमर्ज whose velocity is equal to the ratio of electric field to the magnetic field। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये ली 2 × 10⁸, मैग्नेटिक फील्ड हमने 4 × 10⁶। तो कौन से पार्टिकल्स बाहर आएंगे, सिर्फ वो वाले पार्टिकल्स बाहर आएंगे जिनकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो। इसको इससे डिवाइड कर दिया हमने। ठीक, अब आज मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो क्वेश्चंस तुमको करने हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के पिछले वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सबके डाउट्स भी मेरे को चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए भरपूर इकट्ठे हो गए हैं, अब तुम उनको करोगे। अभी तुम जाके केमिस्ट्री क्लास ले लो अपनी।